हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। हमारा चैप्टर 3 चल रहा था आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के बारे में हम पढ़ रहे थे और उससे कुछ महत्वपूर्ण जो संबंधित शब्दावली थी उसको हम परिभाषित कर रहे थे। और महत्वपूर्ण शब्दावली में हमने परिभाषा दी थी आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं, वंशानुगति क्या होती है, और इन शब्दों का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपने देखा था कि वंशानुगति यानी कि हेरिडिटी शब्द को स्पेंसर ने दिया था। हेरिडिटी शब्द को किसने दिया था? स्पेंसर ने। और आनुवंशिकी जो शब्द है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो था उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? किससे हुई थी? जीन शब्द से। और जेनेटिक्स शब्द को सबसे पहले यूज किया था किसने? वैटसन ने। आनुवंशिकी का जनक किसको माना था? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला था? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवन परिचय हमने आपको यहाँ पर नोट करवा दिया है। और उसके बाद हमने आपको देखा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए किसको चुना था? मटर के पौधे को चुना था। किसको चुना था? मटर के पौधे को चुना था। और मटर के पौधे को चुनकर उसने कुछ संकरण प्रयोग किए थे और उन संकरण प्रयोगों की सफलता के क्या कारण थे वो आप यहाँ पर नोट कर चुके हो। और आज हम देखते हैं कि उसने अपना प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। आज हम देखने जा रहे हैं उसने प्रयोग करने के लिए कौन सा पौधा चुना? मटर का। उसके क्या कारण थे तो यहाँ पर हम नोट करेंगे। मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने के कारण, यानी कि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या बन सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। हमारा प्रश्न क्या बनेगा? मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो देखो यहाँ पर नोट करते हैं। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा चुना। इसके निम्न कारण थे। इसके क्या कारण थे ये मैंने आपको कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो देखो, पहला कारण मैंने आपको बताया था कि मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। कैसा पौधा हो सकता है? 1 वर्षीय पौधा होता है। और 1 वर्षीय पौधा होने के कारण कम समय में, 1 वर्षीय पौधा होने के कारण ही कम समय में आप इसकी कई पीढ़ियां तैयार कर सकते हो। जैसे मटर का पौधा होता है 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, तो 1 साल में आप 3-4 पीढ़ियां इसकी देख सकते हो। और छोटा पौधा होता है, शाख या झाड़ीनुमा होता है, आराम से उसके ऊपर आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक है ना। एक तो इसका मुख्य कारण ये था। क्या रहा मुख्य कारण? इसका पौधा कैसा था? 1 वर्षीय है। तो सबसे पहले लिखेंगे मटर का पौधा 1 वर्षीय शाख स्वभाव का होता है, अतः कम समय में ही इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन किया जा सकता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, शाक स्वभाव का होता है और कम समय में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं।
एक तो ये इसका कारण था, ठीक है ना। अगर ये कोई बड़ा वृक्ष चुन लेता, बड़ा पेड़ चुन लेता, तो उसको तो तैयार होने में भी कई वर्ष लगते हैं और वो उनकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस पर अध्ययन भी वो आसानी से नहीं कर पाता, ठीक है ना। और दूसरा कारण क्या था, मटर का जो पौधा होता है उसके अंदर द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। कैसा पुष्प पाया जाता है, द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मटर के पौधे में द्विलिंगी, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, द्विलिंगी पुष्प होता है इसलिए इसके अंदर आप स्वयं आसानी से कर सकते हो। स्वयं के द्वारा होने के कारण स्वयं परागण के द्वारा शुद्ध वंशक्रम, स्वयं परागण हो जाएगा तो बिल्कुल शुद्ध वंशक्रम आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त हो जाता है। शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त हो जाता है। और तीसरा कारण इसका क्या था कि विपुंसन क्रिया द्वारा, विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन विधि द्वारा इसमें कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। पर परागण आसानी से किया जा सकता है। विपुंसन का मतलब होता है कि आप एक पुष्प को ढक दो किसी चीज से, ठीक है ना, उसमें स्वयं परागण मत होने दो, और फिर उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से किसी भी पौधे के परागकण को लाके डाल दो तो पर परागण हो जाएगा। तो आराम से आप विपुंसन विधि द्वारा उसमें क्या कर सकते हो, पर परागण कर सकते हो। और चौथा जो कारण था मटर के पौधे के चुनने का, वो क्या था कि मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। देखो ये 4 प्रमुख कारण माने गए थे मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने के। पहला कारण ध्यान में आ रहा है आराम से, 1 वर्षीय पौधा होता है, शाक स्वभाव का होता है, छोटा होता है, इसलिए आसानी से कम समय में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन हम कर सकते हैं। और दूसरा कारण क्या था कि इसका पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसमें स्वयं परागण द्वारा आप शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्राप्त कर सकते हो। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण आप आराम से उसी पुष्प को परागकण देकर शुद्ध वंश प्राप्त कर सकते हो। और तीसरा कारण था कि विपुंसन विधि द्वारा, यानी कि विपुंसन एक विधि होती है और उस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं कि अगर हम द्विलिंगी पुष्प अगर किसी पौधे का है तो उस पुष्प को अगर हम किसी पॉलीथीन से ढक दें और पॉलीथीन से ढक दें तो उस पुष्प के अंदर कोई परागण की क्रिया नहीं होगी। अब आप अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे पौधे के परागकणों को उसके ऊपर डाल दो और फिर से उसको ढक दो। अब उस पर कोई नया परागकण नहीं डलेगा ना, तो वो विपुंसन की प्रक्रिया होगी। उसके द्वारा आप कृत्रिम पर परागण करा सकते हो। कृत्रिम का मतलब अपनी मर्जी से करा सकते हो। और चौथा इसका जो गुण होता था वो क्या था कि मटर का जो पौधा था उसके अंदर अनेक विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षणों के जोड़े जैसे गोल मटर, आपको बताई थी ना, पिचका मटर, पिचके वाली झुर्रीदार मटर,
हरी मटर, पीली मटर, उसका फूल कक्षस्थ या अग्रस्थ है, इस तरह से आपने देखे थे। मटर का पौधा लंबा है, बौना है, इस तरह के लक्षण उसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। तो इन चारों जो कारण थे, इन चारों कारणों के द्वारा ही मेंडल ने अपने प्रयोगों को करने के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो आप मटर के पौधे के चुनाव के इन चारों कारणों को लिखिए और इसके बाद हम देखते हैं कि मटर के पौधे के अंदर ऐसे कौन कौन से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के अंदर कौन कौन से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं जो उस पौधे में प्रयोग करने के लिए उसे बड़े अच्छे लगे थे। तो हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मटर के अंदर पाए जाने वाले विपर्यासी लक्षणों के जोड़े कौन कौन से हैं। तो देखो, आपको पता है मेंडल ने इन संकरण प्रयोगों को करने के लिए 7 वर्ष का समय लिया था। कितने वर्ष का समय लिया था? 7 वर्ष का। यानी कि उसने 1 वर्ष में 1 जोड़ी लक्षण के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। समझ में आ रही है ना बात? 7 वर्ष का समय लिया तो 1 बार में 1 लक्षण पर उसने प्रयोग किया। तो इस तरह से 7 साल में उसने उसके 7 लक्षणों पर प्रयोग किए। तो मटर के पौधे के अंदर वो 7 लक्षण कौन से थे वो हम देखते हैं। मटर के पौधे के अंदर जो 7 लक्षण थे, 7 जोड़ी जिन पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, वो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालकर नोट करेंगे मटर के पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न विपर्यासी लक्षण। अब विभिन्न का मतलब कितने विपर्यासी लक्षण? भाई आराम से समझ आता है। उसने 7 साल प्रयोग किए तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होंगे। ठीक है ना? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन कौन से विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया था? यहां पर आप नोट करेंगे मेंडल द्वारा या मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए चयन किए विपर्यासी लक्षण। तो देखो, मेंडल ने संकरण प्रयोग करने के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। लक्षणों का चयन किया। ठीक है? मेंडल ने मटर के पौधे के अंदर अपना प्रयोग जो किए थे उनके लिए कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया? 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। अब वो 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण थे वो कौन से थे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चयन किए गए विपर्यासी लक्षणों के बारे में लिखो, या फिर कोई 2 लक्षण लिखो, या कोई 2 ऐसे विपर्यासी लक्षण लिखो जिनको मेंडल ने प्रयोग करने के लिए चुना था। तो हमको ये विपर्यासी लक्षण ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि मटर के पौधे के अंदर जो विपर्यासी लक्षण थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पादप का एक टेबल बना के लिख देते हैं लक्षण। अब पादप के लक्षण प्रभावी हैं कि अप्रभावी हैं? प्रभावी लक्षण आ जाएगा यहाँ तो, और यहाँ आ जाएगा अप्रभावी लक्षण। ठीक है ना? तो ये इस तरह से आप एक टेबल बना लो। यहाँ से मैं लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ से खींच लेता हूँ। ठीक है ना? यहाँ मैं क्रम डाल के लिखूँ।
अब पहला पादप का लक्षण कौन सा था? पहला लक्षण था पादप की ऊंचाई, यानी कि पौधा कितना लंबा था। ठीक है ना। अब पादप की ऊंचाई में जो प्रभावी लक्षण है वो तो क्या है? लंबा। लंबा जो लक्षण था, लंबे को हम दर्शाते हैं कैपिटल टी से, ये तो प्रभावी लक्षण था। और बौना, ये कैसा लक्षण था? अप्रभावी लक्षण। और इसको मैं दर्शा रहा हूं किससे? स्मॉल टी से। ये कैसा लक्षण हो गया? अप्रभावी लक्षण। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा लक्षण क्या था? पौधे की ऊंचाई के बारे में हो गया। प्रभावी लक्षण तो लंबा हो गया, अप्रभावी लक्षण क्या हो गया? बौना। अब देखते हैं पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, फूल जो उस पौधे के अंदर, मटर के पौधे के अंदर जो फूल आते हैं उनकी स्थिति कैसी कैसी हो सकती है? एक तो पुष्प आते थे उसके अंदर कक्षस्थ, और एक आते थे उसके अंदर अग्रस्थ। कक्षस्थ और अग्रस्थ। अग्रस्थ। अब देखो कक्षस्थ तो कैसे होते हैं और अग्रस्थ कैसे होते हैं? जैसे देखो ये मटर का पौधा है, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी मटर का पौधा है। अब इसके अंदर हम अग्रस्थ और कक्षस्थ फूल को देखते हैं। ये माना उसकी डाली हो गई, ठीक है ना। उसके अंदर यहाँ पत्तियां लगी होती हैं। अब भाई साहब हम बात करते हैं, देखो अगर फूल इस जगह पे आ रहा है या इस जगह पे आ रहा है तो ये तो क्या है? कक्षस्थ। इसको तो क्या बोलेंगे? कक्षस्थ, क्योंकि यहाँ कक्षसो बन रहा है या कक्ष के भीतर ये फूल आ रहा है। और अगर आपके लिए फूल आ रहा है इस जगह पर, यहां पर फूल आया है तो ये डाली के अग्रभाग पर आया है, तो इसको क्या बोलेंगे? अग्रस्थ। ठीक है ना। तो कक्षस्थ और अग्रस्थ फूल कैसे हो सकते हैं ये आप ध्यान से देख सकते हो। तीसरा जो लक्षण था वो क्या था? परिपक्व फली की आकृति। जब उसकी फली आती थी, मटर की जो फली आवे, बाकी आकृति कैसी है? परिपक्व फली की आकृति। मटर की फली देखी होंगी आपने, उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति दो प्रकार की हो सकती है, या तो फूली हुई हो सकती है या संकीर्ण हो सकती है। तो अगर फूली हुई फली आ रही है तो वो तो उसका प्रभावी लक्षण हो गया, और अगर फली आ रही है संकीर्णित यानी कि पिचकी सी, तो वो उसका अप्रभावी लक्षण हो जाता है। ठीक है ना। फूली हुई फली जिसमें तो गोल मटर आती है, और संकीर्णित जो फली होती है उसमें पिचका मटर आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीली मटर है जिसको भून कर खाते हैं वो तो गोल होती है, उसकी फली तो फूली हुई रहती है। और आप 1 रुपए में जो हरी मटर खरीदते हो दुकान से, वो मटर आपने देखी होगी, या फिर आप अपनी सब्जी वगैरह बनाने के लिए मटर खरीद के लाते हो, वो पिचक जाती है, पिचकी सी रहती है। उसको, उस हरी मटर को क्या बोलते हैं हम? संकीर्णित फली वाली मटर। ठीक है ना। तो इस तरह से 2 प्रकार की मटर है, हरी मटर और पीली मटर। ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला लक्षण है वो क्या है कि अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व, अब भाई फली पकी ना है, या हमारे बात कह रहे हैं अपरिपक्व, क्या बोल रहे हैं उसको? अपरिपक्व फली का रंग, यानी कि मटर के पौधे में फली आवे लगी हैं तो वे कैसे रंग की आ रही हैं? तो देखो फली 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो हरी फली हो सकती है, और एक उसके अंदर क्या हो सकती है? पीली फली। अब यहाँ पर जो आपको हरा रंग दिख रहा है ये तो प्रभावी रंग है, और जो पीला रंग दिख रहा है वो कैसा है? अप्रभावी रंग है। समझ में आ रहा है बात? इसके बाद देखते हैं पुष्प का रंग। मटर के पुष्प का रंग कैसे होता है? मटर का जो फूल होता है उसमें उस फूलों के कितने रंग के फूल आ सकते हैं? तो देखो
मटर के फूल होते हैं ये तो बैंगनी कलर के और एक सफ़ेद रंग के। अगर बैंगनी रंग के फूल आ रहे हैं तो वो प्रभावी है, लक्षण में आएंगे, और सफ़ेद रंग के फूल आ रहे हैं तो वो अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। ठीक है ना। छठवां जो लक्षण इसने चुना था वो क्या था? बीज की आकृति। छठवां लक्षण क्या चुना था? बीज की आकृति। अब देखो बीज की आकृति कैसी होती है? एक तो गोल हो सकता है, गोलाकार बीज हो सकता है जो पीली वाली मटर को रहे, और एक झुर्रीदार बीज हो सकता है। एक कैसा हो सकता है? झुर्रीदार। यहां पर ये वाली जो लक्षण है ना, इनको चेंज करो भाई साहब, क्योंकि पीला रंग जो होता है वो प्रभावी होता है। आपकी बुक के अंदर ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, और यहां पे लिखो आप हरा। ठीक है। हरा जो बीज होता है वो झुर्रीदार होता है, पीला जो बीज होता है वो गोल होता है। अब इसके बाद नहीं, ये तो बीज की बात नहीं, फली की बात है। तो इसके लिए फली हरी और पीली। अब हम किसकी बात करते हैं? बीज की। किसकी बात करते हैं? बीज का रंग। अब बीज का रंग, बीज का रंग देखते हैं। अब हम मटर के बीज का रंग कैसा है? तो प्रभावी जो बीज होता है उसका रंग होता है पीला। बीज का रंग प्रभावी का कैसा होता है? पीला। और अप्रभावी बीज का रंग कैसा होता है? हरा। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे किसके? जो मेंडल ने यूज किए थे मटर के पौधे में प्रयोग करने के लिए। समझ में आ रही बात? ये हो गई क्रम संख्या। ठीक है ना। अब ये 7 लक्षणों में से कोई भी 2 या 3 लक्षण हमको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इनमें से पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने जो अपने संकरण प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, उसके कोई 2 विपर्यासी लक्षणों के नाम लिखो। तो 2 विपर्यासी लक्षण लिखने अगर आपको, तो आप लिख सकते हो पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई कैसी हो सकती है? लंबी हो सकती है, लंबा हो सकता है पौधा, बौना हो सकता है। पुष्प की स्थिति को ध्यान रख सकते हो, कक्षस्थ और अग्रस्थ। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई हो सकती है और संकीर्ण हो सकती है। और जब फली पकी नहीं है उस टाइम पर उसका रंग कैसा हो सकता है? हरी फली हो सकती है, पीली फली हो सकती है। फूल के रंग कैसे हो सकते हैं? अगर बैंगनी रंग का है तो प्रभावी है, और सफेद रंग का है तो अप्रभावी है। और बीज की आकृति कैसी हो सकती है? गोलाकार और झुर्रीदार। और बीज का रंग कैसा हो सकता है? अगर पीले रंग का बीज आता है मटर के पौधे में तो वो प्रभावी होगा, और हरे रंग का पौधा बीज आता है तो वो अप्रभावी होगा। इस तरह से मेंडल ने इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, और इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव करने के बाद उन्होंने अपने संकरण प्रयोग किए, और उन संकरण प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने अपने 3 नियम दिए, और उन तीनों नियमों से संबंधित जितने भी शोध पत्र थे जो 7 वर्ष में मेंडल ने तैयार किए थे, उनको लेकर वो कौन सी सोसाइटी के पास गया? वरुण सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कब गया था? ये पहुंचा था सन 1865 में इस सोसाइटी के पास। सोसाइटी के सामने इसने अपने शोध पत्र लिखे। सोसाइटी ने शोध पत्रों को अध्ययन किया, अपनी वार्षिकी के अंक में भी छापा, लेकिन उन शोध पत्रों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अतः अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि मेंडल के इन नियमों को, तीनों के तीनों नियमों को सन 1900 में, यानी कि 1865 में इनको नहीं माना था, अमान्य कर दिया था। लेकिन दोबारा से सन 1900 में 3 देशों के 3 वैज्ञानिक जो अलग अलग थे, अलग अलग अपने अपने देशों में प्रयोग कर रहे थे, यही प्रयोग कर रहे थे, और उन्होंने सेम टू सेम ऐसे ही आनुवंशिकी के 3 नियम प्रतिपादित किए थे।
तब उस सोसाइटी के सामने जब वो नियम पहुंचे तो सोसाइटी ने देखा कि ये नियम यानी कि ये प्रयोग तो हमारे पास आज से 35 वर्ष पूर्व ही आ चुके थे, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स उस जगह पर इनको बोला गया था। यानी कि आनुवंशिकी के जनक किसको माना गया था? मेंडल को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेंडल के जो ये तीनों नियम थे, इन तीनों नियमों को पुनः खोज के लाने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो अब हम आगे नोट करेंगे कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोजकर्ता कौन थे, ये नोट कर लेना है। और आगे लिखते हैं हम, मेंडल के नियमों की पुनर्खोजकर्ता कौन कौन से वैज्ञानिक थे। ठीक है, पुनर्खोजकर्ता 3 देशों के वैज्ञानिक थे, और 3 देशों के जो वैज्ञानिक थे उनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हॉलैंड, 3 देशों के वैज्ञानिक थे। अब 3 देशों के वैज्ञानिकों में जर्मनी के कौन थे? तो देखो, अब हम यहाँ पर नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले, मेंडल के नियमों की पुनर्खोजकर्ता। मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता। मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? तो यहाँ पे नोट करेंगे, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिक के नियमों को, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकी के नियमों को पुनः सन 1900 में खोजा गया। सन 1900 में खोजा गया। तो अतः मेंडल की मृत्यु कब हो गई थी? मेंडल की मृत्यु कब हुई थी बताओ, ध्यान हो तो। मेंडल की मृत्यु हो गई थी 6 जनवरी 1884 को। और अतः मेंडल के या मेंडल की खोज के 35 वर्ष बाद निम्न 3 वैज्ञानिकों ने इन नियमों को पुनः खोजा। पुनः खोजा या प्रतिपादित किया। अब देखो, मेंडल द्वारा जो वंशानुगति के प्रस्तुत नियम थे वो 35 साल तक उपेक्षित पड़े रहे। यानी कि 35 साल तक उस सोसाइटी के पास वो उपेक्षित पड़े रहे, उनको किसी ने नहीं देखा। लेकिन 35 साल बाद जब 3 देशन के अलग अलग वैज्ञानिकों ने काम करते हुए 1900 में नियमों की पुनः खोज की, तो तब जाके ध्यान में आया कि मेंडल के नियमों की क्या महत्वता है। तो इसमें जो हेल्प करने वाले थे वो कौन कौन से थे? नंबर 1, हॉलैंड के हुगो दी व्रीज। पुनः खोजकर्ता में पहले कौन से थे? हॉलैंड के हुगो दी व्रीज। और दूसरे कौन से थे? जर्मनी के कार्ल कॉरेंस। जर्मनी के कार्ल कॉरेंस।
और तीसरे थे ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1900 में मेंडल के नियमों को पुनः खोजा, और जब इन तीनों वैज्ञानिकों ने इन नियमों की पुनः खोज करती तब जाके मेंडल को प्रसिद्धि मिली थी। तब इनको मृत्यु पश्चात नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार के साथ साथ इनको एक नाम भी दे दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसकी वजह से आज तक मेंडल को हम सब जान रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मेंडल की खोज नियमों के पुनः खोजकर्ता जो वैज्ञानिक हैं, इनके नाम नोट करें और इनको थोड़ा सा ठीक से ध्यान में रखें, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम चैप्टर में आगे बात करते हैं कि हमको मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए जो तीनों नियमों को समझना है। पहला नियम था पृथक प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अभ्युदय का नियम। ये जो तीनों आनुवंशिकी के वंशानुगति के जो नियम हैं, ये तीनों जो वंशानुगति के नियम हैं, इन तीनों नियमों को समझने के लिए हमें आनुवंशिकी से संबंधित कुछ शब्दों को समझना होगा, कुछ शब्दों को समझना होगा, तब जाके हम इन तीनों नियमों को ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम कुछ आनुवंशिक शब्दावली को परिभाषित कर रहे हैं। आनुवंशिक शब्दावली को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं कि आनुवंशिक शब्दावली, आनुवंशिक शब्दावली। इन शब्दों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हमें मेंडल के नियमों के बारे में समझ आएगी, क्योंकि ये कुछ तकनीकी शब्द हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। पहला शब्द है जीन। जीन किसे कहते हैं? जीन क्या होते हैं? जीन वो होते हैं ऐसे कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई को, करने वाली इकाई को जीन कहते हैं। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई को जीन कहते हैं। अब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने की जो इकाई है, ये कहाँ पर पाई जाएगी? सजीवों के अंदर पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी? सजीवों के अंदर पाई जाएगी। और ये जीन ही होते हैं जो माता पिता से लक्षणों को लेकर संतानों तक पहुंचते हैं और संतानों में वो लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जीन जो होंगे ये क्या करते हैं? किसी एक लक्षण को, हर एक लक्षण के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है। तो जितने भी लक्षण हैं उन सब के लिए अलग अलग जीन उत्तरदायी होते हैं। तो एक लक्षण को, जो एक लक्षण होता है, उस एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उसको क्या बोलोगे? जीन। और जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला आदमी कौन था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने किया। यानी कि अगर ये बात की जाए कि जीन की खोजकर्ता कौन थे, तो जॉनसन, ठीक है ना। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग करने वाला आदमी कौन था? जॉनसन। अब दूसरा शब्द है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? युग्म विकल्पी। अब ये युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? तो देखो, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप
एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी एक ही लक्षण को या एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी कहते हैं। अब देखते हैं हम कि युग्म विकल्पी कैसे होते हैं। जैसे पौधे की जो ऊंचाई है उसको नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले। पौधे की जो ऊंचाई होती है वो कितने प्रकार की है। पौधा कितना कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है और बौना हो सकता है। तो पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन कितने हो गए, दो हो गए ना, दो एक नहीं हुए। नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी कौन कौन से बताओ। एक तो लंबा पौधा और एक बौना पौधा। तो लंबेपन को हमने दर्शाया था कैपिटल टी से, और दूसरा कौन सा था, बौनापन। ठीक है। अब परिभाषा में सेट करके देखो। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। अब देखो लक्षण तो एक ही है, ऊंचाई, ठीक है ना। लेकिन इस ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले दो जीन हैं, एक तो लंबेपन को और एक बौनेपन को। अब ये दोनों जीन जो हैं ये क्या कहलाएंगे, युग्म विकल्पी। अगर मैं इन दोनों का यहां पर एक जोड़ा बना देता हूं, ठीक है ना, तो इसको बोल रहे हैं हम युग्म विकल्पी। ये एक जोड़ा बन गया, युग्म बन गया। अब इसके अंदर विकल्प मौजूद हैं, ये तो लंबेपन का विकल्प है और ये बौनेपन का विकल्प है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अगला जो बिंदु है वो है हमारे पास समयुग्मजी। तीसरा बिंदु कौन सा है, समयुग्मजी। ठीक है। तो समयुग्मजी किसे कहते हैं, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी एक समान हों, दोनों युग्म विकल्पी एक समान हों, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। उसको क्या बोलोगे, समयुग्मजी। ठीक है ना। अब समयुग्मजी कौन हो सकते हैं, जैसे देखो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी। अब जैसे यही को उदाहरण ले लूँ मैं, एक लक्षण है वो ऊंचाई,
अब इस ऊंचाई के लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो युग्म विकल्पी हैं, ये दो जीन है ना, और दोनों में विकल्प है, दोनों जीन विकल्पी कैसे हों, एक समान कैसे हों, जैसे कैपिटल टीटी हो या तो, या स्मॉल टीटी हो। तो ये तो लंबे लंबेपन को नियंत्रित करने वाले हो गए, ये बौने बौने पौधे को नियंत्रित करने वाले, दोनों एक समान है ना, दोनों युग्म विकल्पी। ये युग्म विकल्पी, युग्म माने जोड़ा है और विकल्प भी इनके पास मौजूद है, तो ये क्या हो गया, समान युग्म विकल्पी। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम, विषम युग्म जी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, विषम युग्म जी। विषम युग्म जी किसको बोलेंगे, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हों, जो कि तो लिखेंगे परिभाषा है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हों, असमान लिख दो चाहे अलग अलग लिख दो, असमान हों, तो उसे विषम युग्म जी कहते हैं। अब ये विषम युग्म जी कैसे हो सकता है, जैसे देखो ये सब युग्म जी होता समान जीन थे, अब इनने अलग अलग कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषम युग्म जी हो गया। ये लंबेपन का हो गया तो ये कैसा हो गया, बौनेपन का हो गया, तो इसको क्या बोलोगे आप, विषम युग्म जी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, लक्षण प्ररूप। अगला बिंदु हमारे पास क्या है, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप, इसको क्या बोल सकते हैं हम, फिनोटाइप। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, फिनोटाइप, ठीक है, टाइप, फिनोटाइप। लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं, किसी सजीव की प्रतीति को, किसी सजीव के बाहरी भौतिक स्वरूप को, बाह्य भौतिक स्वरूप को लक्षण प्ररूप कहते हैं। बाहर से जो दिख रहा है, बाहर से जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, जैसे आपको कोई भी पौधा दिख रहा है या कोई भी प्राणी दिख रहा है, जो बाहर से आपको दिख रहा है कि जैसे ये मटर का पौधा है। अब ये मटर का पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध है कि अशुद्ध है इसका नहीं पता, लेकिन बाहर से इसके जो भौतिक स्वरूप दिख रहा है हमको, ये लंबा दिख रहा है, इसमें बैंगनी रंग के फूल आ रहे हैं, इसके अंदर गोल वाली फली आ रही है, तो ये बाहर का भौतिक स्वरूप हो गया। अब अगर बाकी जीन संरचना को हम अध्ययन करें तो पता लगेगा कि वो शुद्ध लंबोइक है अशुद्ध लंबोइक, ठीक है ना। तो लक्षण प्ररूप तो केवल बाहर के लक्षणों को ही अभिव्यक्त करता है, बाहर के लक्षणों को ही क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, जैसे लंबे समयुग्म जी और विषम युग्म जी। जैसे कैपिटल टीटी, अगर ये लक्षण, ये जीन प्ररूप आपको दिखाई देता है तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, शुद्ध लंबे या फिर लंबे समयुग्म जी पौधे, लंबे
ये तो कैसे है गए समयुग्म जी, क्योंकि दोनों जीन कैसे हैं समान, दोनों जीन कैसे हैं समान। और अब ऐसे ही एक पेड़ और लिख दूं मैं भाई साहब, तो इसको क्या कह सकते हो, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये लंबापन लक्षण क्या है, प्रभावी होता है, टेबल में हमने लिखा था, तो इसको क्या बोलोगे आप, लंबा विषम युग्म जी। ये कैसा हो गया, लंबा विषम युग्म जी। तो देखो पेड़ तो दोनों ही लंबे हैं, लेकिन एक तो शुद्ध है और एक लंबो कैसे है, अशुद्ध है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, लक्षण प्ररूप होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, लक्षण प्ररूप। तो इनको नोट करो बेटा, और नोट करने के बाद देखते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, अगला जो पॉइंट है हमारा लक्षण प्ररूप के बाद जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप के बाद क्या लिखोगे आप, जीन प्ररूप, ठीक है। तो 6 नंबर डाल दो, जीन प्ररूप। जीन प्ररूप को क्या बोल सकते हो आप, जीनोटाइप। क्या बोल सकते हो, जीनोटाइप। अब देखो साहब जीनोटाइप क्या होता है, तो किसी जीव की जो आनुवंशिक रचना होती है, किसी सजीव की, कोई भी सजीव हो सकता है, किसी सजीव की जो आनुवंशिकीय रचना होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जीन प्ररूप। उसको क्या बोलेंगे हम, जीन प्ररूप। तो लिखेंगे किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को, किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्ररूप कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकीय रचना का कह सके हम, जीन प्ररूप कह सकें। अब देखो जैसे आपको उदाहरण दें, जैसे अब देखो मैंने ये लिख दी फिर से टीटी, दोनों समयुग्म जी हैं, यानी कि दोनों जो जीन हैं वो समान हैं। तो इस पौधे को मैं क्या कह सकता हूं, शुद्ध लंबा। इस पौधे को क्या बोल सकता हूं मैं, शुद्ध लंबा। और अगर इसी तरह का ये पौधा आ जाए तो लंबा तो ये भी है और लंबा ये भी है, लेकिन ये कैसा है, अशुद्ध लंबा। इसको क्या बोलोगे आप, अशुद्ध लंबा। समझ में आ गई। अब ये जो जीन संरचना है, इस जीन संरचना के आधार पर पता लगाया कि ये तो शुद्ध है, लेकिन इसके जीन जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये कैसा हो गया, अशुद्ध है। पर इन दोनों जीनन में तो ई वालो जो बड़ो अक्षर है ये प्रभावी है, या हमारी लंबो है गो, पर ये अशुद्ध है गो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है भाई साहब, वो है हमारा प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। कई बार ये जो पारिभाषिक शब्दावली है ना, इसमें से ना कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं हम प्रभावी लक्षण किसे कह सकते हैं। तो देखो वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी को आप F1 पीढ़ी भी कह सकते हो, में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं। उनको क्या बोलेंगे आप, प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो जाएंगे विनते तो प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे विनते का कह देंगे अप्रभावी लक्षण।
जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे उनसे क्या कह देंगे, अप्रभावी लक्षण। तो इसकी परिभाषा में लिख दो, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वे लक्षण जो स्वयं को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हैगे वे तो प्रभावी हैगे, और जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट ना होए वे लक्षण कैसे हैगे, अप्रभावी लक्षण हैगे। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो हमारी क्या है, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे आप, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। क्या परिभाषा है, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। अगर एक ही लक्षण की वंशागति को आप अध्ययन कर रहे हैं तो बातें एक संकर संकरण कहेंगे, और अगर दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, द्वय संकर संकरण। उसको क्या बोलोगे, द्वय संकर संकरण। द्वय संकर संकरण। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्वय संकर संकरण कहते हैं। अब यहाँ पे अगर एक शब्द और आ जाए, त्रिसंकरण। त्रिसंकरण, त्रिसंकरण का होगा भाई। देखो एक संकर संकरण में तो क्या है, एक लक्षण की वंशागति। द्वय संकर संकरण में क्या है गया, दो लक्षणों की वंशागति। और त्रिसंकर संकरण में क्या हो सकता है, त्रिसंकर संकरण में क्या हो सकता है, तीन लक्षणों की वंशागति। त्रिसंकर संकरण, इसमें क्या हो सकता है, तीन लक्षणों की वंशागति। वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोल दोगे बताओ, उसे
त्रिसंकरण, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने आज यहाँ पर 11 परिभाषा लिखी हैं। इसके बाद कुछ परिभाषाएं और बच रही हैं, उनको भी हमें नोट करना है। तो एक बार आप सभी परिभाषाओं को देखिए। ऊपर जीन प्रारूप की है, जीन प्रारूप के बाद लक्षण प्रारूप, पहले लक्षण प्रारूप की थी, उसके बाद जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में सजीव की जो आनुवंशिक रचना होती है उसको जीन प्रारूप बोलते हैं, और जीन प्रारूप के द्वारा ही हमको पता चलता है कि पौधा या कोई प्राणी शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है ना। इसके बाद प्रभावी लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाएंगे वे अप्रभावी लक्षण, जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट न आए रहे वे अप्रभावी लक्षण। इनको याद करने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रभावी का मतलब पहली पीढ़ी में प्रकट है प्रभावी लक्षण, जो पहली पीढ़ी में प्रकट ना हुए वे अप्रभावी लक्षण। इसके बाद एक संकर संकरण, ऐसा संकरण जामे एक लक्षण की वंशानुगति को अध्ययन करे जाए तो वो एक संकर संकरण, और जिसमें 2 लक्षणन की वंशानुगति को अध्ययन करे जाए तो वो द्वैसंकर संकरण, और जिसमें 3 लक्षणों की वंशानुगति को अध्ययन करे जाए तो वो त्रिसंकर संकरण। ठीक है ना। तो बहुत ही नॉर्मल साधारण सी परिभाषाएं आपको यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो शब्दावली है, ये शब्द हैं, ये शब्द हमारे दिमाग में रहने चाहिए और ये हमारी समझ में आने चाहिए। इसके अलावा जो अगले शब्द हैं, लगभग मैं 20 शब्दों की परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा। तो अगले जो बचे हुए शब्द हैं उनको हम अगले वीडियो में परिभाषित करेंगे। ठीक है ना। तब तक आप इन सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।